Okay, once again, good afternoon everyone. और जैसा कि कहा था कि टीम्स पे हम अपना क्लासेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो नाउ वी आर ऑन टीम्स. आप लोगों को जिसको भी कोई प्रॉब्लम पूछने का रहेगा या कुछ भी आप रहेगा तो आप हैंड रेस करेंगे. एंड जैसे मैं अपना डिस्कशन ओवर करूंगा हम सारा प्रॉब्लम 1 to 1 डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स. यस विवेक. विवेक you raised your hand. लोअर योर हैंड जस्ट नाउ बिकॉज बाय मिस्टेक भी यदि हैंड रेज हो जाएगा तो मुझे बीच में डिस्कशन प्रॉब्लम होगा. एंड विवेक आपका हैंड रेज है उसे नीचे कर लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. एंड कल तक हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेसिक की हम बात कर रहे थे और बेसिक्स में हमने टाइप ऑफ चार्ट्स तक बात कर लिया था. नाउ the next part of this chapter, or you can say the last part of this chapter, is frequency distribution. The last part of this chapter is frequency distribution. What is frequency distribution? What we have to study in this part? उस पे चलते हैं, उस पे आएंगे, लेकिन कुछ जनरल डिस्कशन हम कर लें पहले, उसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर पे आते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं. जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं. कैसे अरेंज कर रहे हैं? तो डेटा अरेंज करने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि डेटा को हम कैसे अरेंज करेंगे. फॉर दैट पहले आप चीज ये नोट कर लीजिए कि जो डेटा है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा नोट करते हैं, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. देयर आर टू टाइप ऑफ डेटाज. हमारे पास दो तरह का डेटा है. दो कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा की होती हैं. एक डेटा होता है हमारा क्वांटिटेटिव और एक डेटा होता है क्वालिटेटिव. पता है ना? देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब जहां हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव यानी हम उन्हें बात कर रहे हैं वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स की. तो एक होता है क्वांटिटेटिव and other is qualitative. Quantitative and qualitative. Quantitative data का मतलब we are talking about variables and qualitative data का मतलब हम बात कर रहे हैं attributes की. बात समझ में आ गया? Variables like number of student, marks obtained by the student, population, ये हम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट हो गया, एजुकेशनल डेटा हो गया, या आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, सैलरी रिलेटेड डेटा हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव डेटा. और सेकंड है हमारे पास एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटेटिव डेटा. जैसे नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन, क्वालिटी है. जेंडर बेसिस पे जो डेटा कलेक्ट करता है, क्वालिटी है. फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज अगेन क्वालिटी. हाइट एंड हेल्थ के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज अगेन क्वालिटी. तो ये जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं. ये पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे. और हम फिर वेरिएबल्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि यहीं से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चीज समझ में आएगी. टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. एक वेरिएबल कहलाता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल कहलाता है continuous variable. Discrete and continuous, two type of variables, discrete and continuous. मतलब क्या है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब क्या है यहां समझेंगे तो बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू में ये जो टर्मोलॉजीज हैं दैट विल डिस्टर्ब अस डेफिनेटली. डिस्क्रीट का मतलब जो एक कंप्लीट नंबर में काउंटेबल होता है. आप यूं कह सकते हो डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल. और जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, मेजरेबल. मतलब डिस्क्रीट वो डेटा होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं और कंटिन्यूअस वो डेटा होता है जिसे हम मेजर करते हैं. हाइट काउंट करोगे या मेजर? मेजर.
नंबर ऑफ स्टूडेंट मेजर करोगे या काउंट? काउंट। मार्क्स काउंट करेंगे या मेजर? काउंट। हाइट, लेंथ, वेट, ये सब मेजरेबल डेटा होते हैं जिनको मेजर करते हैं। और मेजर करने, मेजर का स्पेलिंग गलत लिखा गया मैंने, जिन्हें हम मेजर करते हैं वो सब डिस्क्रीट कंटीन्यूअस डेटा कहलाते हैं, और जिन्हें हम काउंट करते हैं वो हमारे डिस्क्रीट डेटा कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा। तो जहां हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो पहली चीज बिल्कुल क्लियर है, जिन्हें एग्जैक्ट नंबर में काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्संस की बात करें तो 5, 6, 10, 9। क्या 9.5 पर्सन हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह जब हम हाइट की बात करते हैं तो 5 फीट और 6 फीट के बीच में भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। 5.3 फीट, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच, और 5'3" और 5'4" के बीच में भी डेटा हो सकता है। 5'3", 1'1", 5'3", 1'2। तो ये जो इस तरह के कंटिन्यूअस डेटा होते हैं, और जो एग्जैक्ट राउंड नंबर में काउंटेबल होते हैं उन्हें हम डिस्क्रीट या काउंटेबल डेटा बोलते हैं। इन शॉर्ट हम उन्हें डिस्क्रीट डेटा बोलेंगे, कंटिन्यूअस डेटा बोलेंगे। क्लियर? वेरिएबल्स, टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, एक्सेट्रा। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, हाइट, वेट, एक्सेट्रा। और यहां पे एट्रीब्यूट्स में हमने लिख दिया जेंडर, नेशनैलिटी। तो इससे हमारे पास ये यहां पे क्लैरिटी आ जाता है कि हम किस तरह की डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, ये आगे चल के काम आएगा। अब कुछ इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल डालता हूं, जिससे आपको ये चीज और अच्छी तरह क्लियर हो और हमारा आगे का काम शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक सीरीज लिखा, मैंने ऑब्जर्व किया मेरी क्लास में, मैंने आप सबका एक टेस्ट कंडक्ट किया। या चलो टेस्ट शुरू करते हैं। हमने टेस्ट कंडक्ट किया, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद गाइस जस्ट स्विच ऑफ योर कैमरा। हमने टेस्ट कंडक्ट किया, और टेस्ट कंडक्ट करने पे सबके मार्क्स आए। मुझे उन मार्क्स को, वो मार्क्स डेटा है, कौन से डेटा है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट, क्योंकि मार्क्स हम देंगे या तो 9 या 10 या 11 या 12 या 15 या 20। मैंने आउट ऑफ 50 आपका टेस्ट लिया और आउट ऑफ 50 सबको मार्क्स दिया। देयर आर 400 स्टूडेंट्स आर इन माय क्लास, सपोज देयर आर 4, और कम कर लेते, देयर आर 200 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास। मैंने सबका टेस्ट लिया और सबके मार्क्स जब आए तो उन मार्क्स को मैंने एक स्टेटमेंट में अरेंज किया, मतलब मैंने उसे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। कैसे अरेंज करूंगा सर? 1 से लेके 50 तक कोई भी मार्क्स आ सकता है ना किसी का। किसी के 1 मार्क आया होगा, किसी के 2, किसी के 3, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7। एक से ज्यादा बंदों के, एक से ज्यादा स्टूडेंट के कोई भी मार्क्स आ सकते हैं। यानी सपोज 10 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए, 10 स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो उन पॉसिबिलिटीज के केस में मैंने क्या क्या ग्रुप बना दिया। क्या एक काम करते हैं, 0 से 10 तक, 9 तक जिनके मार्क्स हैं उनको अलग कर देते हैं। तो मैंने कर दिया 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 और 40 से 49। ये मार्क्स जिनके आए उनको मैंने ग्रुप्स में डाल दिया। और फिर मैंने काउंट किया उन पूरे सबके आंसर शीट्स निकाल के कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसके कितने मार्क्स हैं, ये मैंने काउंट किया। तो सपोज मैंने काउंट करके यहां लिखा, कैसे काउंट करूंगा
ये आपने क्या निकाला, वेरिएबल, मार्क्स ले लिए। कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल आइडेंटिफाई किया, सारे स्टूडेंट के आंसर शीट्स मेरे सामने रखे हैं, मैंने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और ग्रुप्स में डिवाइड करके अब मैं एक एक के आंसर शीट उठा रहा हूं, और आंसर शीट उठा के देख रहा हूं कितने मार्क्स हैं सर, 18। 18 कौन से ग्रुप में जाएगा, 18 कौन से ग्रुप में जाएगा, 18 सर इसमें। यहां मैंने एक लाइन डाल दिया कि एक स्टूडेंट है इस ग्रुप के अंदर। फिर मैं दूसरी आंसर शीट आई, दूसरी आंसर शीट आया 20, कौन से ग्रुप में जाएगा 20, नेक्स्ट ग्रुप में, तो 1 स्टूडेंट इज देयर। फिर मैंने एक और आंसर शीट उठाया, मार्क्स थे 16 इस ग्रुप में। इस तरह से मैंने हर पर्सन, हर स्टूडेंट का आंसर शीट उठाया, और उस आंसर शीट में उसके मार्क्स के बेसिस पे, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम टैली बार्स, इस तरह से हम बार्स डालते चलते हैं। बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा, इस टैली बार्स बोलते हैं। 4 बार आने के बाद 5 बार्स का एक बंडल बना देते हैं, फिर आगे चलता है 4 बार्स आने तो एक बंडल बना देते हैं, फिर ऐसे 3 और आ गई, टोटल कितने हो गए 13। तो इस तरह से हमने काउंट किया, और काउंट करके सारे नंबर्स यहां रख दिए। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे नंबर्स लिखने से पहले, यदि किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आएंगे, गाइस आई वांट आंसर, इफ स्टूडेंट स्कोर 10 मार्क्स तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा। इट इज वेरी मच क्लियर कि वो स्टूडेंट सेकेंड ग्रुप में आएगा। इट इज वेरी मच क्लियर कि वो स्टूडेंट इस सेकेंड ग्रुप में आएगा, क्योंकि यहां पे वो स्टूडेंट है जिन्होंने 10 से 19 के बीच में मार्क्स स्कोर किया है। सर 9 मार्क्स जिसके आएंगे वो फर्स्ट ग्रुप में, 10 मार्क्स जिसके आएंगे वो सेकेंड ग्रुप में। क्या 9 और 10 के बीच में किसी के मार्क्स आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि सर हम मार्क्स राउंडेड ऑफ देते हैं। सीरीज इस तरह से बनाई हुई चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यदि हम ये मार्क्स ऐसे नहीं देते, हम उनको बोलते कि सर मार्क्स आप लोगों को राउंड ऑफ में नहीं मिलेंगे, मार्क्स हम आपको, ये पॉसिबिलिटी है कि हम 9.5 मार्क्स भी देंगे, 9 नहीं, चलो मार्क्स को छोड़ देते हैं। सर हम हाइट मेजर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं हम उनका हाइट मेजर कर रहे हैं, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं हम उनका हाइट मेजर कर रहे हैं, और मैंने ये देखा इंचेस में रख लिया हाइट और व्हाटएवर। तो 0 to, मैं ग्रुप बना रहा हूं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे भी ग्रुप बने हुए देखे हैं ना आपने। ये देखो सबने स्टेट्स पढ़ा है, और स्टेट में इस तरह का ग्रुपिंग आपने देखा है, सबने इस तरह के। यस, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड ना, इट्स विजिबल बेटा। नहीं वो आपका मेरे साइड पे, मैं सामने डिवाइस है तो एंड आई कैन सी इट, इट इज क्वाइट विजिबल। फ्रीज होगा तो पता चल जाएगा मेरे को, देखिए नेट कनेक्टिविटी की वजह से फ्रीज हो भी सकता है कभी। अभी ओके ना, ओके 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 ओके, चलिए गुड। तो इस तरह की सीरीज भी हम लोगों ने देखी है ना। अब यहां पे इन दोनों सीरीज को यदि हम कंपेयर करें, तो अब मेरे पास इस सीरीज के लिए आपके पास, मान लेते हैं मैंने कंटिन्यूअस डेटा रिकॉर्ड किया है। कौन सा डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया है। अब मुझे बताइए 9.5, 9.5 किधर को जाएगा, हेलो, बिल्कुल, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन है कि उस सीरीज में क्या कंटिन्यूअस डेटा को हम इस तरह की सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, क्या हम कंटिन्यूअस डेटा को इस तरह, कंटिन्यूअस वेरिएबल को इस वाली सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर नो, हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा के अंदर, कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो राउंडेड ऑफ होना जरूरी
नहीं है, इट कुड बी 9.1, 9.2, 9.5, 9.6। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ 9.6 इज देयर, कहां उसको, क्योंकि ये ग्रुप 9 पे खत्म हो जाएगा और ये ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, तो 9.6 को यहां पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये जो सीरीज है, ये जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वे है, ये हम किस केस में यूज कर सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों उसी सीरीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। 0 to 9 का मतलब 0 भी उसी में आएगा, 9 भी उसी में आएगा। नेक्स्ट वी हैव 10 to 19। 10 to 19 का मतलब 10 विल बी देयर एंड 19 विल बी देयर इन सेम ग्रुप। यहां पे 20 एंड 29 दोनों विल बी इन सेम ग्रुप। जहां लोअर लिमिट, इट इज नोन एज लोअर लिमिट, इट इज नोन एज अपर लिमिट। जहां लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों उसी ग्रुप के अंदर काउंट होती हैं, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। और ये इंक्लूसिव सीरीज किस केस में यूजफुल है? ओनली डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में। ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यूज में ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है। क्यों इंक्लूसिव है? अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों उसी ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है। और इस तरह की इंक्लूसिव सीरीज को किस केसेस में हम यूज कर सकते हैं? सच इंक्लूसिव सीरीज आर यूजफुल इन केस ऑफ नहीं, इंक्लूसिव सीरीज हम यूज करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के केस में। और ये है हमारा कौन सा सीरीज? एनीबॉडी नोज? परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट अक्षिता। एंड हु गिव्स द आंसर? अक्षिता का मेरे पास टैग आया, अक्षिता एंड नेहा। इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिव का क्यों मतलब है, क्या मतलब है? 10 कौन से ग्रुप में जाएगा? फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में? सेकंड। 10 सेकंड ग्रुप में जाएगा, नॉट इन फर्स्ट। 0 to 10 का मतलब है ये 9.999 तक का डेटा इस ग्रुप में आएगा। और जैसे वो 10 बनेगा वो नीचे, यानी अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दिया हमने ग्रुप में से। कंटिन्यूअस सीरीज इस तरह की है, लिमिट को हम ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट को हम ग्रुप से एक्सक्लूड करके चलते हैं। ऐसे सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और ये कहां काम में आएगी? ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के केस में यूजफुल है। यस मनीषा, यू वांट टू से समथिंग? ओके, इज इट क्लियर? तो two type of series are there. One is known as inclusive series, other version is exclusive. Inclusive का मतलब जहां अपर एंड लोअर दोनों लिमिट उसी ग्रुप के अंदर काउंट होते हैं, known as inclusive. और inclusive series किस केस में, किन वेरिएबल्स के केस में यूजफुल है? डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में। सेकेंड इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब अपर लिमिट उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता है, उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता है, उसे एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में कौन से डेटा के लिए? कंटिन्यूअस वेरिएबल के केस में यूजफुल है। अभी यदि गलती से आपने, सपोज गलती से आपने इंक्लूसिव सीरीज बना दिया और इस इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर एंड लोअर लिमिट को अपर एंड लोअर बैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? हम अपर एंड लोअर लिमिट को अपर एंड लोअर बाउंड्री में कन्वर्ट कर देते हैं,
जिन्हें हम बोलते हैं क्लास बाउंड्री। ये कहलाती है क्लास लिमिट्स, ये अपर क्लास लिमिट और ये लोअर क्लास लिमिट। जब मैं इन क्लास लिमिट को इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर, हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए इसकी लिमिट्स को हटा के लिमिट्स के प्लेस पे हम बाउंड्रीज डाल देंगे। तो बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब क्या है समझना थोड़ा सा। मेरे पास ये बना हुआ है और इस सीरीज में मुझे 9 और 10 के बीच के डेटा को एडजस्ट करना है कि सर 9 और 10 के बीच में भी वेरिएबल्स हैं मेरे पास, एंड आई वांट टू एडजस्ट सच वेरिएबल्स इन द सीरीज, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 9 इसका अपर लिमिट है और 9 अपर लिमिट है, तो 9 के ऊपर का वेरिएबल इसमें नहीं आएगा। और 10 नेक्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट है, उसमें 10 से नीचे का डेटा उस ग्रुप में नहीं आएगा। तो 9 और 10 के बीच का डेटा जाएगा कहाँ, 9 और 10 के बीच का वेरिएबल जाएगा कहाँ। तो सर 9 और 10 के बीच के वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सर, हम की लिमिट हटा देंगे और उनकी जगह बाउंड्रीज लगा देंगे। लिमिट्स हटा के बाउंड्रीज कैसे, देखिएगा 0 to 9 और 10 to 19 ये है प्रॉब्लम। किन दो, कहां से कहां तक के डेटा की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है 9 से 10 के बीच के डेटा की। तो 9 से 10 के बीच में कितना डेटा है आपके पास, 1। 9 से 10 के बीच में पूरी रेंज कितनी है, 1 की रेंज है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5। यहां पे इसकी बाउंड्री 0.5 प्लस कर दी जाएगी और यहां पे इसकी बाउंड्री 0.5 माइनस कर दी जाएगी और ये कन्वर्ट होके बन जाएगा 0 to 9.5 और ये हो जाएगा 9.5 से 19.5। क्या करना है, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कन्वर्जन के लिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप का डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है और फिर जो हम वैल्यू आपके पास आती है उसे लोअर लिमिट से माइनस और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो इस पूरी सीरीज को कन्वर्ट करने पे क्या बनेगा आपके पास, तो इस पूरी सीरीज को कन्वर्ट करने पे देखिए इन सब चीजों के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, लिख देंगे फॉर्मूलास, लेकिन नहीं, ये हो जाएगी 0 to 9.5, 9.5 से 10.5 और 0 को भी आप चाहें तो 0.5 में कन्वर्ट कर दें और फिर 10.5 से, एक मिनट, it's 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 से 39.5 एंड 39.5 to 49.5। और ये 0.5 और 9.5 क्या कहलाएंगे, 0.5 और 9.5 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगी अपर बाउंड्रीज एंड लोअर बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज कहलाएंगी। जब आप इंक्लूसिव में होते हो, आप एक्सक्लूसिव में होते हो ओरिजिनली, तब जो अपर एंड लोअर है वो लिमिट है, लेकिन जब आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो यूजिंग दिस मेथड और प्रोसीजर, देन वहां पे अपर एंड लोअर लिमिट नहीं, अपर एंड लोअर बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो ये एक टर्म याद रखिएगा, अपर बाउंड्री और बाउंड्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। Okay, you can just give your consent by thumbs up only। आप thumbs up का बटन प्रेस कर दीजिए, उससे भी मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा। नीड नॉट टू ओपन द माइक, ऐसे भी काम हो हमारा। यस रोहित, दिव्या, साक्षी, बेटा हैंड रेज है, ये रेज कर रहे हो आप, हैंड रेज मत करो, थम्स अप प्रेस करो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और टर्मोलॉजीज की बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है मिड पॉइंट, और नहीं उससे पहले क्लास विड्थ। द नेक्स्ट टर्म इज क्लास विड्थ। क्लास विड्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। द
द नेक्स्ट टर्म इज क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल। क्लास विड्थ और क्लास, ये जो डिफरेंस है यहां से मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उस ग्रुप के अंदर कितना डेटा हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कहां से कहां तक का डेटा हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसे हम उस क्लास की विड्थ बोलते हैं, उसे उस क्लास का इंटरवल बोलते हैं। जैसे यहां पे इस क्लास का इंटरवल क्या है? व्हाट इज द क्लास इंटरवल? तो क्लास इंटरवल निकालने में 10, इसका क्लास इंटरवल 10। मैं कुछ एग्जांपल यहां पे रख रहा हूं। मेरा एक सीरीज था 0 to 9, मेरा फर्स्ट सीरीज था 2 to 29, इसका क्लास इंटरवल कितना है? व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ दिस सीरीज? रॉन्ग, नहीं, 10। इसका क्लास इंटरवल भी 10 है। यहां पे इनके बीच में क्लास इंटरवल नहीं निकलेगा, यहां पे इनके बीच में क्लास इंटरवल निकलेगा। लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट सीरीज माइनस लोअर लिमिट ऑफ प्रीवियस सीरीज विल बी नोन एज क्लास इंटरवल। यहां पे क्लास इंटरवल यहां पे भी 10 है, और 10 to 20 एंड 20 to 30 के बीच में भी क्लास इंटरवल 10 है। सर ये तो गड़बड़ हो गया, यहां पे हमने ऐसे निकाल दिया। इसीलिए इंक्लूसिव सीरीज का क्लास इंटरवल निकालने के लिए या तो आप इनकी लोअर लिमिट का डिफरेंस लीजिए या आप इनकी अपर लिमिट का डिफरेंस लीजिए। आप लोअर और लिमिट का डिफरेंस नहीं ले सकते। एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में क्लास इंटरवल निकालने के लिए आप लोअर एंड अपर का डिफरेंस लेंगे, ठीक है? या फिर आप इस इंक्लूसिव को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्सक्लूसिव में, और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद उनकी बाउंड्रीज का डिफरेंस लेंगे, ठीक है? तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर आप लिखेंगे अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। क्लियर? सिंपल सी चीज है। एक्सक्लूसिव में लिमिट्स का डिफरेंस लेना है और इंक्लूसिव के अंदर बाउंड्रीज का डिफरेंस लेना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में करना पड़ेगा। सर मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ एमसीक्यू का आंसर देना है। तो एमसीक्यू का आंसर देने के लिए बेटर तरीका क्या रहेगा? आप इसके लोअर लिमिट की लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल लीजिए या दो ग्रुप की अपर लिमिट का डिफरेंस निकाल लीजिए। क्लास इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे मिड वैल्यू। पॉइंट नोट करेंगे मिड। यस, सॉरी, एक सेकेंड, अभी हो जाएगी ठीक। बेटा एट ए टाइम 5 to 6 classes are running here, तो हो सकता है इशू। चलिए एनीवेज है, रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज विजिबल नाउ। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू किसे बोलते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अप अप हाँ सॉरी, प्लस अपर लिमिट प्लस
lower limit divided by 2 known as mid value. Upper limit plus lower limit divided by 2 is known as mid value, but in exclusive series, not in inclusive. inclusive में आपको क्या लेना पड़ेगा? अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2. बाउंड्रीज को प्लस करना पड़ेगा. तो ये लिमिट एंड बाउंड्रीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा. एक्सक्लूसिव में लिमिट्स हैं, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद यू विल गेट बाउंड्रीज. नेक्स्ट एक और पॉइंट जो हमारे एमसीक्यूज में हमारे पास पूछा जा सकता है. नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ये सब नोट कर लीजिए. आपको मॉड्यूल वापस खोलने का, स्टडी मटेरियल खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा. एमसीक्यू हमारा इसी से काम हो जाएगा सारा. मैं एक बार पूरी शीट वापस आपको बता देता हूं. आज के डिस्कशन में हमने क्या किया है. सबसे पहले हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा लिया था. नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. स्क्रीनशॉट नहीं है. एंड देन क्लास की हमने बात की, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज की हमने बात की, और इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज किस केस में काम आती है वो हमने बात किया. देन क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल हमने निकाला. क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल हमने निकाला. देयर आफ्टर हमने मिड वैल्यू की बात की है. नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ये यस, क्लास इंटरवल एंड क्लास विड्थ. क्लास विड्थ में देखिए क्या होता है. क्लास विड्थ का मतलब ये है कि जो जब हम इस चीज को ग्राफ पे प्रेजेंट करने चलते हैं तो क्लास की विड्थ आपके पास आती है कि आपका उस क्लास के अंदर कितना डेटा काउंट हो सकता है. एक मिनट गाइस, एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा. उधर उधर है क्लास है. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा. एक एक आके रूम चेक करेगा कहाँ क्लास हो रहा है. चलिए, सो कहाँ थे हम? कोई क्वेश्चन चल रहा था. यस, क्लास विड्थ एंड क्लास इंटरवल. यस, क्लास विड्थ एंड क्लास इंटरवल बोथ आर सेम. विड्थ का मतलब इंटरवल हम बोलते हैं ना, इन दोनों के बीच में गैप कितना है. तो यहाँ पे हमारे पास गैप है 10 to 20. और सेकेंड हम बोलते हैं इसकी विड्थ कितनी है. विड्थ मतलब रेंज, कितना रेंज है इसमें. तो 10 से लेके 20 तक का डेटा, 10 से स्टार्ट करके 90.999 तक का डेटा इसके अंदर एक्यूमुलेट होगा, तो वो उसकी विड्थ है. तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ वन ऑफ द सेम थिंग. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी.
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसे बोलते हैं? अभी हमने यहाँ पे एक बात की थी, जैसे यूं समझिए 10 से 20 के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इस केस में 10 to 20 क्या कहलाएगा? ग्रुप। 10 उसकी लोअर लिमिट, 20 उसकी अपर लिमिट, और 50 उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। मतलब 50 persons आर देयर हु स्कोर्ड 10 to 20 मार्क्स। 10 to 20, इन बिटवीन 10 to 20 मार्क्स स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। तो इसका डेंसिटी क्या है? यानी इसका डेंसिटी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर मार्क्स पे कितने स्टूडेंट हैं। तो सर यहाँ पे 10 से 20 के बीच में टोटल कितने मार्क्स है मेरे पास? टोटल कितने मार्क्स है मेरे पास 10 to 20 के बीच में? 10 to 20 के बीच में टोटल कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स मेरे पास हैं। इन 10 मार्क्स के अंदर कितने स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं ये 10 मार्क्स? 50 स्टूडेंट 10 मार्क्स स्कोर किए हैं। 10 मार्क्स की रेंज स्कोर की। किसी ने 10 लाया होगा, किसी ने 11 लाया होगा, किसी ने 12 लाया होगा, किसी ने 15 लाया होगा, दो से ज्यादा लोगों ने 15 लाया होगा। लेकिन मुझे डेंसिटी बताना है कि हर एक नंबर पे कितने स्टूडेंट है। एग्जैक्ट जरूरी नहीं होगा वो, लेकिन हर एक नंबर पे कितने स्टूडेंट है। मतलब टोटल 10 मार्क्स की रेंज में 50 स्टूडेंट हैं, तो एक मार्क्स पे कितने स्टूडेंट हुए? कितने? ऑन एन एवरेज 5 स्टूडेंट आर ऑन 1 मार्क। 10 से 20 के बीच में 10 नंबर आते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 10 नंबर आते हैं 10 to 20 के बीच में। और इन 10 नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं 50। इन 10 नंबर को अर्न करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर हैं 50। तो किसी एक नंबर पे ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 5 स्टूडेंट आ रहे हैं। 10 नंबर हो सकता है 5 स्टूडेंट को 11 भी 5, 12 भी 5, 13 भी 5। इसी तरह से एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन इसे बोलते हैं हम डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप। फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ of that group. Frequency of group divided by class width of group is known as frequency density. इसे बोलते हैं डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। नोटेड? एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो कुछ एग्जाम्पल सा कुछ समझते हैं, उसके बाद अपने आप बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं स्टूडेंट के मार्क्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, या मान लीजिए मैं प्रोडक्ट की सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं, या मान लीजिए मैं इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, और या फिर मैं देखता हूं कि मेरे यहाँ पे 5 प्रोडक्ट मैं यहाँ बनाता हूं और उन 5 प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स सेल हुई हैं वो यूनिट्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो वन ऑफ माय प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बी, उसकी 50,000 यूनिट सेल हुई हैं। हाउ इट सीम्स, वन ऑफ माय प्रोडक्ट की 50,000 यूनिट सेल हुई हैं। कैसा सुनने में लग रहा है? अच्छी है या बुरी है, कम है या ज्यादा है? सर ये कैसे बता सकते हैं? पहले आप ये तो बताइए कि ओवरऑल आपके पांचों प्रोडक्ट मिला के कितनी यूनिट सेल करके आए। या मैं इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सपोज कि मेरे 5 एम्प्लॉई हैं, मार्केट में जाके इनकम कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, और वन ऑफ माई एम्प्लॉई कलेक्ट टुडे 20,000 रुपीज इन 1 डे। इट्स वेरी गुड। 20,000 नहीं सर, ये गुड है या नहीं ये अमाउंट से बता सकते हो क्या? क्या आप सिर्फ एक सिंगल डेटा को या सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हो क्या कि वो वेरिएबल बेटर है या नहीं, उसका आउटकम अच्छा है या नहीं? नहीं सर, हम कंक्लूड कब कर सकते हैं? जब हम कंपैरिजन करेंगे तभी कंक्लूड कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब, फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्रुप बनाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
32 40 42 50, और इसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी नोट कर दिया, फ्रीक्वेंसी नोट कर दिया 50 60 40 20 30, ये मैंने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नोट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी आपको एक कंक्लूसिव आंसर नहीं देगी। ये कब बेटर आंसर देती है, कब बेटर रिजल्ट देती है, तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल करके देखा। तो टोटल कितने हैं मेरे, कितने स्टूडेंट्स ने 50 40 या 30 से 50 के बीच में मार्क्स स्कोर किया? सर आपके टोटल 50 स्टूडेंट्स ने 30 से 50 के बीच में मार्क्स स्कोर किया है, फाइन। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मेरी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? 50 स्टूडेंट स्कोर्स मार्क्स बिटवीन 30 टू 50, परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं? सर जब तक रिलेट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। कैसे करें? आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 50 स्टूडेंट स्कोर 0 to 10 मार्क्स। 200 बच्चों में से 50 स्टूडेंट्स ने 0 to 10 मार्क्स स्कोर किया है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, यानी 25%, 25% ही आएगा ना, 25% स्टूडेंट ने 25% स्टूडेंट ने 0 to 10 मार्क्स स्कोर किया है। अब थोड़ा सा सुनने में और एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में बेटर साउंड कर रहा है। तो 25% स्टूडेंट ने 0 to 10 मार्क्स स्कोर किया है। ऐसे मैंने यहां पे परसेंटेज निकाल दिया, 60 डिवाइडेड बाय 200, 60 डिवाइडेड बाय 200, 30% स्टूडेंट। यहां पे हमने निकाला 20% स्टूडेंट, यहां पे हमने निकाला 10% स्टूडेंट, और यहां पे हमने निकाला 15% स्टूडेंट। अब मैं इसको, यदि मैं इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर दूं, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखी थी इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर दूं, तो ये ज्यादा रिलायबल होगी। क्या मैं इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर दूं तो ज्यादा रिलायबल होगी? यस, ये ज्यादा रिलायबल होगी, क्योंकि यहां से कंक्लूड करना आसान है, यहां से इंटरप्रेट करना इजी है, यहां से डिसीजन निकालना कंफर्टेबल है। तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया, ये जो इंफॉर्मेशन हमने यहां कैलकुलेट किया, इसे बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना फिर हमारे पास? फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बना? फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे आपके पास बनती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड, हेलो, इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन टिल नाउ? अभी तक किसी के पास कोई सवाल, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, दुविधा, शंका, समस्या, जो भी हो अभी तक के लिए तो कुछ पूछ सकते हैं। एक मिनट, ओके, चलिए, सो मूव्स ऑन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, यस, 100%।
देखिए आप लोगों को मैं, जब आपने बात पूछा है काजल, तो मैं एक चीज और कनेक्ट कर, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मेरे लिए फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता हूं यदि परसेंटेज में, तो ये अपने आप में क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है। देखो आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकते हो 50/200 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4, या फिर इसको मैं, या फिर मैं इसको 0.25 भी लिख सकता हूं। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं ना 1/4 या 0.25, तो शायद ये उतना ज्यादा अपील नहीं करता, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उसके लिए बेटर क्या करेंगे, स्क्रीन अभी हो जाएगा, बेटर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने से हमारे, हाँ परसेंटेज वहां लगाना जरूरी नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने से हमारे पास जो डेटा होता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है, वो और अपीलिंग होता है, और बहुत ज्यादा क्विक हम उस पर अपने कंक्लूजन्स ले सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने से आपके पास ये तो पता चला हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर देन लेस देन 10 मार्क्स, तो सीधा सीधा आंसर करेंगे 1/4 स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, 1/4 स्टूडेंट, अच्छा नहीं लग रहा ना, कैलकुलेशन के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होगा। सर 0.25 स्टूडेंट, यार बेटर है, बोलो ना 25% स्टूडेंट। तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तब उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आई एम नॉट सेइंग हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, बट whenever it's required relative frequency, do in this manner. Got it? Okay. Yes Toba. Sorry, I'm not getting your question. Frequency density. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब यू समझिए कि हमने यहां लिखा 10 to 20 मार्क्स, जैसे यहां मैंने लिखा मेरे पास 20 to 30 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 20 to 30 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट 30 हैं, तो 40 हैं, 20 to 30 के बीच 40 स्टूडेंट है जिन्होंने 20 से 30 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। अब यहां पे डेंसिटी का मतलब, हाँ डेंसिटी का मतलब, आपने डेंसिटी वर्ड कहीं और सुना है, पॉपुलेशन डेंसिटी सुना है, क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी तौबा? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे मैंने पूरा एक एरिया ले लिया कि यहाँ पे 100 किलोमीटर का एरिया, और 100 किलोमीटर के एरिया, 10 किलोमीटर का एरिया एंड 10 किलोमीटर के एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर में ऑन एन एवरेज 1 लाख पर्संस आर लिविंग, यही मतलब हुआ ना। क्या एग्जैक्टली 1 किलोमीटर में 1 लाख लोग रहते होंगे, नहीं, ये ऑन एन एवरेज हमने निकाला कि 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लाख लोग रहते हैं, तो ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर में 1 लाख लोग रहते होंगे, ये कहलाती है डेंसिटी। यानी उस एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कितनी यूनिट्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ऐसे ही मैंने बोला 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे 40 हैं, मैंने पूछा इसमें से 20 लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 21 लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 31 लाने वाले स्टूडेंट कितने, 22 लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे। तो सर मैं तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन मुझे डेंसिटी पता है क्या, कि कोई भी एक नंबर लाने वाला, यानी 20 हो या 21 हो या 22 हो, वो नंबर लाने वाला स्टूडेंट कितना है, 4। 4 कैसे सर, 10 मार्क्स की रेंज में 40 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 40 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 10, हर एक नंबर पे 4 स्टूडेंट है, ये ऑन एन एवरेज नोन एज
डेंसिटी, नॉट एग्जैक्टली कि 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए होंगे या 21 मार्क्स 4 बच्चों के आए होंगे। तो डेंसिटी का मतलब यहां पे ये होता है कि किसी भी ग्रुप के एक नंबर पे कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ग्रुप इज 40 और उस ग्रुप की जो विड्थ है वो है 10 यूनिट्स की। तो एक यूनिट पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 4, दैट इज नोन एज डेंसिटी। ओके ओके, चलिए। यस काजल। ओके ओके, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था लास्ट क्लास में। किस तरह के कितने कितने ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं डेटा के? कौन से 3? लाइन, बार, पाई। करेक्ट, लाइन, बार एंड पाई। उसी तरह फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। नोट कर लेते हैं। नंबर 1, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जिसे हम एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या करते हैं हम? जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, हाँ, ये जरूरी है कि यहाँ पे आपके ये क्लोजिव सीरीज होनी चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और उस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे डाल देता हूं। जैसे यहाँ के एग्जांपल से यदि मैं लूं तो 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। तो ये सपोज 10, 20, 30, 40, 50, ये 0 to 10 के मेरे स्टूडेंट्स हो गए। फिर 10 to 20 में 60 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 10 to 20 में 60 स्टूडेंट्स आर देयर। देन 20-30 में 40 स्टूडेंट्स आर देयर, तो ये 20-30 में 40 स्टूडेंट्स आर देयर। एंड देन 40-50 में 20 एंड 30, 30-40 में 20, ये 30-40 में 20 और 40-50 के अंदर 30। तो ये जो हमने बनाया ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हिस्टोग्राम। ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के अंदर एक बार बनता, वो बार उस पूरे ग्रुप की पूरी स्ट्रेंथ को दिखाती है, कितने पर्सन्स और उन पर्सन्स ने मिलके कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, व्हाट पॉलीगॉन इज? यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब है क्या? ये जो हिस्टोग्राम हमने बनाया ना, इनके सेंटर पॉइंट्स को मार्क करना है। हिस्टोग्राम के सेंटर पॉइंट्स को मार्क करना है और फिर उन्हें मिला देना है एक स्ट्रेट लाइन से, और लास्ट में उन्हें 0 पे और लास्ट कॉर्नर पे ले जाके खत्म कर देना है। ये ना है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
It is known as frequency polygon. Sorry. कॉम्प्लिकेटेड टर्म मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, चेक करके बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में कॉम्प्लिकेशंस, हिंदी सब कुछ कंफर्टेबल है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म हिंदी में मुझे याद नहीं है. दैट्स आई कांट हेल्प यू इन. पड़ेगा. माय हैंड इज somehow tight in this. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्रीक्वेंसी कर्व, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कर्व? अभी हमने जो पॉलीगॉन बनाया था ना, उस पॉलीगॉन हम ड्रॉ किया था, स्ट्रेट कनेक्ट करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ना. लेकिन यदि हम स्ट्रेट आके फ्री हैंड कर्व बना दें, फ्री हैंड कर्व, तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व. कैसे? लाइक मैं एक अलग कलर से लेता हूं, यहाँ पे ब्लू से मैं इसको ऐसे बना देता. मैं ऐसे तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ है, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्री हैंड. ठीक है. अब जब इतना डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा एडिशन और कर देता हूं. फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व. पहला कहलाता है शेप्ड, एल शेप्ड. बैल शेप का बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, बैल शेप्ड. इसका मतलब, सर जब डेटा लोअर वैल्यू में होता है, वेरिएबल लोअर होता है, लोअर साइड है ना, जैसे यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक लेके जा रहा हूं यदि मैं डेटा को, तो जब डेटा लोअर होता है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी भी लो रहती है, और हाई होता है तो भी फ्रीक्वेंसी लो रहती है, और नियर अबाउट मिडिल पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है, यानी हाई रहती है. ऐसा कोई एग्जांपल ले सकते हैं? ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें लो डेटा पे भी फ्रीक्वेंसी कम होता है, हाई. गाइस एक मिनट, आई थिंक वॉइस क्रैक हो रहा है, चेंज द बैटरी. एक मिनट. यस,
तो ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं क्या गाइस? जिस सॉरी, यस, प्रॉफिट? नहीं बेटा, प्रॉफिट आप कहना चाह रहे हैं अर्लियर स्टेज पे लो रहता है, मिडिल स्टेज पे हाई होता है, एंड स्टेज पे वापस लो हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा ग्रो करता है। इसमें आप एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल मार्क्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। यदि आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो 0 to 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले लोगों की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और समाओ 80 to 100 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और शायद मैक्सिमम स्टूडेंट वो होंगे जिनके मार्क्स 50, 60, 70 की रेंज में आते हैं। तो वहां पे ये हाईएस्ट लेवल पे चला जाएगा। कुछ इस तरह के एग्जांपल्स में ये बेल शेप्ड कर्व बनता है। सेकंड कर्व का एक और टाइप नोट कर लीजिए, बेल शेप्ड कर्व के बाद यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व, यू शेप्ड, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम? लो पे भी फ्रीक्वेंसी हाई, हाई डेटा पे भी फ्रीक्वेंसी हाई, और मिडिल डेटा पे फ्रीक्वेंसी लो। ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है जहां डेटा लो है तो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और जहां रेंज हाई साइड पे जाती है तो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और मिडिल टाइम पे लो? यस, बेस्ट एग्जांपल, ट्रैफिक इन माय सिटी। मैं अपनी सिटी में ट्रैफिक काउंट कर रहा हूं, ट्रैफिक की डेंसिटी समझ रहा हूं। तो सुबह मैंने आर्ली ट्रैफिक को काउंट किया है पे, आर्ली। तो सुबह 8 से 10 के बीच में हाईएस्ट ट्रैफिक, फिर 10 से 3 के बीच में, 10 से 11 के बीच में हाईएस्ट ट्रैफिक, फिर 11 बजे से 3 या 4 बजे के बीच में ट्रैफिक बिल्कुल हो जाता है लो, और फिर शाम को 4-5 बजे से 7-8 बजे तक वापस ट्रैफिक हो जाता है एकदम हाई। तो यहां पे यू शेप्ड कर्व बनेगा। नेक्स्ट, जे शेप्ड कर्व। नेक्स्ट इज जे शेप्ड। नाम से ही क्लियर है, जे शेप का मतलब कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे कर्व का मतलब क्या हुआ? लो डेटा पे फ्रीक्वेंसी हाई, फिर एकदम से फ्रीक्वेंसी हो गई लो, और फिर एकदम से फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा हाई। इस तरह का जब शेप बनता है तो ये कहलाता है जे शेप्ड कर्व। लो, हाई, लो, एंड मोर हाई। एंड लास्ट इज मिक्स्ड कर्व, मिक्स्ड शेप। इसका एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा मेरे पास, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है जे शेप का? जे शेप का क्या हो सकता है? मैराथन रेस, जिसमें स्टार्ट में एनर्जी स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। यस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। लाइक स्पीड इन अ रेस, मैराथन रेस या साइकिलिंग रेस। स्टार्ट में जैसे साइकिल स्टार्ट करते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती है, और फिर जैसे ही एंड आने लगता है स्पीड एकदम अल्टीमेट स्पीड पे चली जाती है। क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। और मिक्स शेप मतलब कुछ भी, जहां बेल शेप भी है, यू शेप भी है, जे शेप भी है, सब मिलके। सॉरी, करेक्ट। प्रोडक्ट रिव्यू, हाँ, मिक्स शेप में किसी का बेटर आ रहा है, किसी का वर्स्ट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट रिव्यू, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। तो ये हो गए शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमने यहां पे डिस्कस किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस। फर्स्ट वन इज
अच्छा एक रह गया ना, 4 टाइप में 3 हुआ ना, 4th है ओजाइव्स। ओजाइव्स, 4th इज ओजाइव्स। व्हाट इज ओजाइव्स? हम यूं बोल सकते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजाइव बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब जब फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेट कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी को? जैसे इस एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कैसे करेंगे? करेक्ट, ऐड करके। ऐड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम उसे अपर साइड से भी ऐड कर सकते हैं, लोअर साइड से भी। जैसे 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 40 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 30 200। तो ये कहलाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिवर्स साइड से आप ऐड करते हो वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये लेस देन क्यूमुलेटिव है, दूसरा वाला मोर देन क्यूमुलेटिव कहलाता है। तो ओजाइव कर्व जब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और जो कर्व बनता है उसे हम ओजाइव कर्व बोलते हैं। और फॉर डेफिनेटली कैसा बनेगा? 100% वो ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि लोअर साइड पे लो और जैसे ऐड होता गया वो ऊपर चला गया, तो ये कहलाता है ओजाइव कर्व। लेस देन ओजाइव कर्व है ऐसा बनेगा, मोर देन ओजाइव कर्व है तो वो ऐसा बनेगा। और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, लेस देन एंड मोर देन ओजाइव कर्व, वो आपका मोड होता है। जब हम मोड पढ़ेंगे तब इस चीज को और समझेंगे। ग्राफिकली भी हम मीन नहीं निकाल सकते, ग्राफिकली हम मोड एंड मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड एंड मीडियन। लेकिन आप बस ओजाइव कर्व का मतलब जहां हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, दैट इज नोन एज ओजाइव कर्व। और इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। सारा काम थ्योरेटिकली हमने डिस्कस कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यू एंड जो फिलअप्स हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक ऑल सच क्वेश्चंस एंड इन नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटली ओवर। और फिर हम मूव करेंगे हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स पे। तो आपका काम यह है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप सारे इस डिस्कशन को जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में किया है एक बार रिवाइज करके रखेगा। पॉइंट्स आपने सारे नोट कर लिए होंगे एंड डेफिनेटली आई एम मेकिंग श्योर यू कि इन पॉइंट से ही हमारे सारे एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि एमसीक्यू में कुछ ऐसे एमसीक्यूज हमें मिले जो मॉड्यूल की लैंग्वेज से बनाए गए हों, तो उसके लिए हम उनके आंसर्स को फाइनल मानेंगे और अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन, डाउट और प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क? यू कैन आस्क मी। दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन, अपडेट हो जाएगा, वहां से आप इसकी एक्सेस ले सकते हैं आफ्टर द इवनिंग तक या नेक्स्ट मॉर्निंग तक। ठीक है, बाय, सी यू। यस, जे शेप कर्व में मैंने एक एग्जांपल बनाने की कोशिश की है। आप ये बोल सकते हैं कि जैसे हम किसी साइकिलर का या किसी रेसर का स्पीड प्लॉट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी साइकिलिंग स्टार्ट होती है तो इनिशियली वो एकदम से स्पीड में आता है, अपनी एनर्जी थ्रो करता है। एक मैराथन रेस है, लंबा रेस है, तो फिर वो अपनी इस एनर्जी को, स्ट्रेंथ को बचाने के लिए अपनी स्पीड को थोड़ा सा लो लेके जाता है, स्लो करता है, और फिर जब एंड आने लगता है तो एकदम से उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब उसे फिनिश लाइन टच करना होता है। तो वहां हम एक स्पीड को जे शेप कर्व में ले सकते हैं। डन, चलिए। सो गाइज बाय, सी यू, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।